हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीबीएसई बोर्ड में मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। और हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। आपको इन क्वेश्चंस को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई ने जो ये क्वेश्चन पूछे थे, इनका पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ ट्रिकी भी थे क्वेश्चन और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने इन क्वेश्चंस को गलत किया है। इसलिए आज की वीडियो में आज हम ये 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फिलअप का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा डेफिसिट जो है सरकार ने जो पास्ट लोन लिए हैं, प्रीवियस बोरोइंग लिए हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको इंक्लूड करता है। तो ये क्वेश्चन जो है बजट डेफिसिट्स के टाइप्स में से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट डेफिसिट के 3 टाइप होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। जब आप सीधा इस क्वेश्चन को करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले को देखिए। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी प्राइमरी डेफिसिट उस फिस्कल डेफिसिट के पार्ट को बताता है जो इंटरेस्ट पेमेंट हमने एक्सक्लूड कर दी हैं। तो जो आप फिस्कल डेफिसिट ऊपर निकाल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होती हैं। मतलब फिस्कल डेफिसिट का एक रीज़न ये भी है कि जो आपने पास्ट बोरोइंग ले रखी हैं उस पे आपको लगातार जो है टाइम टू टाइम जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब तक आप उस बोरोइंग को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट की वजह से भी सरकार को घाटा होता है। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड कर दिया जाता है। और अगर हमें यही देखना है कि अगर हमने वो बोरो नहीं किया होता तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। तो सरकार प्राइमरी डेफिसिट में यही देखती है कि कितना पैसा जो है हमें इंटरेस्ट के कारण जो है भरना पड़ रहा है। अगर उस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को निकाल दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट यानी आपका मेन घाटा बचता है कि हमें इतने का ही घाटा होता अगर हमने पास्ट बोरोइंग्स जो हैं टाइमली उनको पे ऑफ कर दिया होता। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा घाटा है जो इंटरेस्ट की पेमेंट को इंक्लूड करता है। तो ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में तो इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा घाटा है जिसमें इंक्लूड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, इन्वेंट्री इज ए स्टॉक वेरिएबल। इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल जो है वो 2 तरह के होते हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी मेजरमेंट एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है। तो इन्वेंट्री की जो मेजरमेंट होती है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर आप ये कहें कि आपके गोडाउन में जो है 1000 kg जो है कॉटन का रॉ मटेरियल, कॉटन जो है वो एज ए रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो इसको आप स्टॉक वेरिएबल कहेंगे। और इस स्टॉक वेरिएबल की हेल्प से मान लो आप जो है प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको जो है 1 मंथ लग जाता है। तो प्रोडक्शन जो आपका वेरिएबल होगा वो आपका फ्लो वेरिएबल होगा। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी मेजरमेंट हम एक पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जीडीपी जो है, एक कंट्री के जीडीपी की जो कैलकुलेशन होती है, जो मेजरमेंट होती है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा 1 ईयर में। इसी तरह सेविंग भी एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि सेव करने में भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। इसी तरह आपका लॉस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, ये सारा जो है टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए ये सारे फ्लो वेरिएबल है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन्वेंट्री जो है एक स्टॉक वेरिएबल है। येस, दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिनको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। थर्ड देखते हैं, टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में डैश। आपको इसमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो है चूज़ करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को, क्रेडिट मतलब जो बैंक, जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उस क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो कौन सा ऑप्शन अपनाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है बाय सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट, सेकेंड है सेल सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं?
ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको सेंट्रल बैंक जो है ओपन मार्केट में पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को बेच सकता है या ख़रीद सकता है। तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने और ख़रीदने को ओपन मार्केट में ही, इस प्रोसेस को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो है उनको ख़रीदता है पब्लिक से या बेचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकॉनमी में मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, महंगाई की सिचुएशन है, और महंगाई आपको पता होगा कब होती है, जब इकॉनमी में मनी का फ्लो, मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। ज़्यादा पैसा होता है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, और दूसरी तरफ मान लीजिए कि सप्लाई कम है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसीलिए जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। और जब लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तो इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई ज़्यादा थी, यानी अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए आपको ऊपर से जो है वो मनी के फ्लो को या पैसे को, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, यानी लोगों को कम क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है। बेचने से क्या होगा कि सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो जनरल पब्लिक में या कमर्शियल बैंक को वो सेल करता है, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक या पब्लिक जो है सेंट्रल बैंक से वो सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, और जितने की वो सिक्योरिटीज़ हैं, जितने अमाउंट के इक्वल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कमर्शियल बैंक या पब्लिक खरीद लेगी, और उतना जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक जो है इकॉनमी से एक तरह से विड्रॉ कर लेगा। और बैंकों के पास जब बैंक जब सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे तो उनके पास सिक्योरिटीज़ आ जाएगी, और सेंट्रल बैंक के पास फंड अवेलेबल हो जाएगा, और इस तरह कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है। इस तरह वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्रेडिट क्रिएशन को कम ही करना था, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट, ऑप्शन बी। 4 देखते हैं, इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज़ नॉट ट्रू, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जब इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो ये जो 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक डायग्राम को स्टडी करते हैं, और डायग्राम के बेसिस पर फिर हम इसके आंसर देंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एडी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, वो एग्रीगेट सप्लाई जो इनकम लाइन है हमारी वाई, उसके इक्वल है, और दोनों इक्वल कहाँ पे हो रहे हैं, पॉइंट ई पर। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो पॉइंट ई से दिखाया गया है। पॉइंट ई के जो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का एक्स एक्सिस पे, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि OQ से शो करा गया है। अब इकॉनमी में क्या होता है कि एक्चुअली में जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट AD से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट AD से कम होती है, जैसा कि डायग्राम में AD1 से शो किया गया है। तो इस केस में AD1 जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को F पॉइंट पर मीट करता है, तो F पॉइंट जो है वो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से कम होता है, इसीलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इकॉनमी में वो सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, लेकिन रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं होता, क्योंकि इकॉनमी देखो, डायग्राम से देख सकते हो आप कि इकॉनमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। इकॉनमी की कैपेसिटी है OQ लेवल की, लेकिन इकॉनमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में OQ1 ही प्रोड्यूस कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का इकॉनमी अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है। इकॉनमी की कैपेसिटी ज़्यादा है, OQ तक है, लेकिन वो OQ1 ही प्रोड्यूस कर पा रही है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा होता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, एग्रीगेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के केस में AD AS के इक्वल होता ही है।
तो ये सही है एक तरह से। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमी की अभी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, तो ये भी सही है। रिसोर्सेज जो हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में, सी ऑप्शन देख सकते हैं, रिसोर्सेज जो है फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं होते हैं, ये भी पॉइंट सही है। तो अब हमें क्या बताना था कि कौन सा पॉइंट जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं होते हैं। देन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर पेमेंट, कि इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। फैक्टर पेमेंट को फैक्टर इनकम भी कहते हैं, जो रिसीव करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम होती है, और जो पे करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट होती है। तो फैक्टर इनकम क्या होती है कि जब भी हम प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले करते हैं, प्रोडक्शन के लिए हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले जो हमें इनकम मिलती है, क्योंकि हम प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बदले जो हमें इनकम मिलती है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं, और जो पे कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिफेंस पर्सनल को फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही हैं, तो डिफेंस पर्सनल जो हैं वो डायरेक्टली जो है इकॉनमी में कंट्री के लिए सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस के बदले उनको फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है। एक्चुअली में ये फ्री यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं है, तो ये भी उनकी सर्विस के बदले है, तो ये बायलैटरल है, इसलिए ये एक फैक्टर इनकम है। सैलरी टू दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक तरह की सर्विस देते हैं, तो उनको उस सर्विस के बदले सैलरी मिलती है, तो ये भी बायलैटरल है, ये भी एक फैक्टर इनकम है। रेंट पेड टू दी ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का कोई ओनर है और उसको रेंट दिया जाता है, तो वो बिल्डिंग जो है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए दे रहा है, मान के चलते हैं, तो उसको जो रेंट मिलता है वो भी उसका कमाया हुआ रेंट है, तो उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। डी ऑप्शन देखते हैं, स्कॉलरशिप गिवन टू दी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है वो विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस, स्टूडेंट किसी टाइप की कोई सर्विस नहीं दे रहा है, कोई प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए जो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है वो फैक्टर पेमेंट नहीं है या फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। तो ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जो बायलैटरल नहीं होती है, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से नहीं होती है, आप कुछ नहीं दे रहे हैं फिर भी आपको वो चीज़ मिल रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा।